Okay, so we'll go ahead with next topic, which is called as heat transfer. So as you know, हमने already heat define करके रखा है. Heat is a form of energy which flows from higher temperature region to a lower temperature region, या फिर from a point at higher temperature to a point at lower temperature. तो हमको आज देखना है heat transfer. तो as you know, what do you know? We know that heat flows from a point of higher temperature, to a point of lower temperature, अब ये जो हीट फ्लो होता है फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ हायर टेम्परेचर टू अ पॉइंट ऑफ लोअर टेम्परेचर, it can flow in three different ways. Number one is conduction, number two is convection, and number three is radiation. Good. तो सिर्फ इतना याद रखना, heat flows from a point of higher temperature to a point of lower temperature. So heat can flow in three different ways. पहला है conduction, दूसरा है कन्वेक्शन और तीसरा है रेडिएशन. इन तीन मोड्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट, इनको मोड्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट बोलते हैं. इन तीन मोड्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट में से दो आपको डिटेल में देखने हैं. कंडक्शन, जो हमको आज कवर करना है इन योर 11th पार्ट. फिर आएगा रेडिएशन, जो आपको 12th के चैप्टर नंबर 3 में आएगा, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एंड रेडिएशन में. और कन्वेक्शन आपको सिर्फ इंट्रोडक्टरी लेवल का है, आपको ज़्यादा डिटेल में देखना नहीं है उसको. गुड. तो रिमेंबर, देयर आर थ्री डिफरेंट वेज इन विच हीट कैन फ्लो फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ हायर टेम्परेचर टू अ पॉइंट ऑफ लोअर टेम्परेचर. वन ऑफ देम इज कंडक्शन, द अदर इज कन्वेक्शन, एंड द थर्ड वन इज रेडिएशन. राइट. हमको 11th के पार्ट में क्या देखना है इन डिटेल? कंडक्शन. तो अभी ये कंडक्शन क्या होता है, वी विल सी इन डिटेल टुडे. तो आवर फर्स्ट टॉपिक फॉर टुडे विल बी कंडक्शन. एक सिंपल सा एग्जांपल से मैं आपको बताता हूँ. हैव यू सीन दैट गेम ऑफ पासिंग द पिलो? ऐसा म्यूजिक चलता रहता है, एक पार्टिसिपेंट दूसरे को पिलो पास करता है, दूसरा तीसरे को पास करता है, तीसरा चौथे को पास करता है, सो ऑन सो फोर्थ. तो ये जो कंडक्शन का प्रोसेस है हीट ट्रांसफर का फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, इट इज़ वेरी सिमिलर टू द गेम ऑफ पासिंग द पिलो. तो इसमें भी तुम लोग लगभग सेम प्रोसेस होता है ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट. तो ये जो मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट है कंडक्शन, इसमें होता क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल, ये जो कंडक्शन है इट इज एप्लीकेबल टू सॉलिड्स. और अगर आपको याद होगा, सॉलिड्स में, इफ यू रिमेंबर, सॉलिड्स में देयर इज डेफिनेट अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स, देयर इज डेफिनेट ज्योमेट्रिक अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स. यहाँ पे जो पार्टिकल्स होते हैं सॉलिड के, मैं पार्टिकल जब बोलता हूँ तो मॉलिक्यूल्स या फिर एटम्स. तो दे आर पीरियडिकली अरेंज, दे आर ज्योमेट्रिकली, मतलब दे हैव डेफिनेट ज्योमेट्रिक अरेंजमेंट. मतलब किसी भी दो पार्टिकल का डिस्टेंस बहुत कम है और सेम है. इफ यू टेक दीज टू पार्टिकल्स या दीज टू पार्टिकल, द डिस्टेंस इज सेम. पक्का पक्का? गुड गुड, श्योर श्योर. अब लेट अस से ये एंड ए है, ये एंड बी है. नाउ इमेजिन, ऐसा इमेजिन करो कि मैं ये जो एंड ए है इसको हीट करता हूँ, राइट? एंड हीट इज एनर्जी विच कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड. तो आपने भी रियल लाइफ में ये एक्सपीरियंस किया होगा कि अगर आप एक एंड को हीट कर रहे हो और उस रॉड का दूसरा एंड अगर आपके हाथ में है, तो थोड़ी देर के बाद हीट ए एंड से कहाँ आएगा? बी एंड. आपको थोड़ा सा क्या लगेगा? चटका. तो इन रियलिटी हो क्या रहा है वो समझ लो. इन दिस पर्टिकुलर मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट विच इज कॉल्ड एज कंडक्शन, इसमें आप एक एंड को हीट करते हो, वहाँ के जो पार्टिकल्स हैं दे स्टार्ट वाइब्रेटिंग फास्टर. पहले से वो वाइब्रेट हो रहे थे, यस. तो ये जो पार्टिकल्स है ना, दिस पार्टिकल्स वर वाइब्रेटिंग ऑलरेडी, ये पहले से वाइब्रेट हो रहे थे, लेकिन अब वो फास्ट वाइब्रेट होंगे एंड विथ मोर एम्पलीट्यूड. तो जब वो ज़्यादा एम्पलीट्यूड के साथ वाइब्रेट होते हैं, दे अंडरगो कोलिजन विद द नेबरिंग पार्टिकल्स एंड ट्रांसफर देयर एनर्जी. और जो नेबरिंग पार्टिकल है इट स्टार्ट वाइब्रेटिंग फास्टर एंड विथ मोर एम्पलीट्यूड. अब जो नेबरिंग पार्टिकल के पास एनर्जी आया वो फास्ट और विथ मोर एम्पलीट्यूड वाइब्रेट होगा, और वो क्या करेगा? अगले मॉलिक्यूल के साथ कोलिजन करेगा, अगले पार्टिकल के साथ कोलिजन करेगा और खुद का एनर्जी ट्रांसफर करेगा. फिर जो नेक्स्ट मॉलिक्यूल है उसको एनर्जी मिल गया, इट स्टार्ट्स वाइब्रेटिंग फास्टर एंड विथ
मोर एनर्जी, वो किसको ट्रांसफर करेगा, और अगले वाले पार्टिकल को एनर्जी ट्रांसफर करेगा। तो कंडक्शन में होता ये है कि खुद पार्टिकल एनर्जी लेके एक जगह से दूसरी जगह पे नहीं गया, लेकिन वो पार्टिकल एनर्जी ट्रांसफर कर रहा है फ्रॉम वन पार्टिकल टू द नेक्स्ट, और अगला उसके अगले को, राइट। तो कंडक्शन is the process of transfer of heat from one point to another without actual movement of the particle। हम जिस एंड को हीट करते हैं वहां के जो पार्टिकल्स है हमको एनर्जी मिलता है, वो पहले से ही वाइब्रेट हो रहे थे, बट नाउ दे वाइब्रेट फास्टर एंड विथ मोर एम्पलीट्यूड। पहले भी वाइब्रेट हो रहे थे बट विथ लेस एम्पलीट्यूड, क्योंकि एम्पलीट्यूड कम था तो कोलिजन हो नहीं पा रहा था, लेकिन अब एम्पलीट्यूड बढ़ गया तो क्या होगा, कोलिजन। तो वो पार्टिकल अपने अगले पार्टिकल को क्या ट्रांसफर करेगा, एनर्जी थ्रू कोलिजन, थ्रू कोलिजन। और जो अगला मॉलिक्यूल है या अगला पार्टिकल है अब उसको एनर्जी मिल गया, तो इट स्टार्ट वाइब्रेटिंग फास्टर एंड विथ मोर एम्पलीट्यूड। तो वो अपने अगले पार्टिकल को एनर्जी ट्रांसफर करेगा। तो इन दिस वे एनर्जी इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड विदाउट एक्चुअल मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल। पार्टिकल खुद एनर्जी लेके गया नहीं, वो सिर्फ क्या करता रहा, एनर्जी ट्रांसफर फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। पक्का पक्का, गुड गुड, श्योर। तो कंडक्शन इज द प्रोसेस, कंडक्शन इज द प्रोसेस of transfer of heat from one point to another, without actual movement of the particles, Good. So let us consider one end of the rod is heated. So if one end of the rod is heated, the particles at that location, starts vibrating faster and with more amplitude, Good. और जब ये फास्टर और विथ मोर एम्पलीट्यूड वाइब्रेट होंगे तो क्या होगा, कोलिजन। सो while doing so they undergo collision with their neighbors and collision में क्या हुआ and transfer their energy पक्का, गुड। क्योंकि अल्टीमेटली हीट इज नथिंग बट एनर्जी विच फ्लो फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। तो यहाँ पे एनर्जी का ही ट्रांसफर हो रहा है एंड ट्रांसफर देयर एनर्जी। तो अब क्या होगा, जो अगले पार्टिकल्स है, नेक्स्ट पार्टिकल्स, अब वो क्या करेंगे, वो अपने अगले पार्टिकल्स के साथ कोलिजन करेंगे, क्या करेंगे, एनर्जी ट्रांसफर, राइट, गुड, राइट। सो नाउ these particles vibrate faster and with more amplitude and transfer their energy to the next particles, to the next neighbors, I would say, to the next neighbors. गुड। अब क्वेश्चन ये है कि ये जो एनर्जी का ट्रांसफर है वो कब तक चलता रहेगा। आइडियली स्पीकिंग एनर्जी का ट्रांसफर मतलब हीट का ट्रांसफर तब तक चलता रहेगा जब तक ए और बी एंड सेम टेम्परेचर पे नहीं आ जाते। गुड। सो आइडियली द ट्रांसफर ऑफ हीट कंटिन्यूज अंटिल ए एंड बी बोथ आर एट सेम टेम्परेचर। लेकिन ऐसा कभी हो ही नहीं सकता है। अब ऐसा क्यों नहीं हो सकता,
क्योंकि अगर मैं एक एंड को हीट कर रहा हूँ और दूसरे एंड तक हीट ट्रांसफर हो रहा है, तो जब ए से बी तक हीट ट्रांसफर हो रहा था तो सम अमाउंट ऑफ हीट इज लॉस्ट टू द सराउंडिंग, क्योंकि रिमेंबर सराउंडिंग इज एट लोअर टेम्परेचर और हीट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। तो रॉड में एक एंड से दूसरे एंड तक जब हीट ट्रांसफर हो रहा है तो ड्यूरिंग दैट प्रोसेस सम अमाउंट ऑफ हीट इज ऑलवेज लॉस्ट टू द सराउंडिंग। इसलिए ए और बी ये दोनों एंड को सेम टेम्परेचर पे आने के लिए इन्फिनाइट टाइम लगेगा, मतलब वो हो ही नहीं सकता। राइट, करेक्ट, गुड। फिर हम लोग ऐसा बोलते हैं कि हीट तब तक फ्लो होगा जब तक हर एक सेक्शन का, मतलब अब हम लोग क्या करेंगे, अब इस रॉड को हम लोग सेक्शन वाइज इमेजिन करेंगे। तो व्हाट वी से इज द फ्लो ऑफ हीट कंटिन्यूज अंटिल ईच ऑफ दिस सेक्शन, इसका हर एक सेक्शन रीचेस अ कांस्टेंट टेम्परेचर बट नॉट सेम। मतलब फॉर एग्जांपल बताता हूँ। लेट अस से इमेजिन ये जो एंड है ए, ये एक सेक्शन है, मान लो इसका टेम्परेचर 75 डिग्री सेल्सियस है। ये दूसरा सेक्शन है, मान लो इसका टेम्परेचर अभी कांस्टेंट हो गया 74 डिग्री हो गया, मान लो इसका टेम्परेचर 73 डिग्री हो गया। इमेजिन दिस इज 72 डिग्री, इमेजिन। तो यहाँ पे हीट तब तक फ्लो हो रहा है जब तक हर एक सेक्शन का टेम्परेचर क्या नहीं हो गया, कांस्टेंट। लेकिन कॉमन है क्या, सेम है क्या, नहीं। टेम्परेचर इज कांस्टेंट बट नॉट सेम, बट नॉट सेम। पक्का पक्का, गुड गुड, श्योर श्योर, 100%। तो रिमेंबर, ऑलवेज रिमेंबर, ये जो हीट का फ्लो होता है वो आइडियली स्पीकिंग, थेरोटिकली स्पीकिंग तब तक चलना चाहिए जब तक ए और बी एंड दे आर नॉट एट सेम टेम्परेचर। राइट, पक्का पक्का, गुड। लेकिन ऐसा कभी होता ही नहीं है, क्योंकि ए और बी को सेम टेम्परेचर पर आने के लिए इन्फिनाइट टाइम लग जाएगा, तो ऐसा तो होने वाला नहीं है। तो हीट फ्लो कब तक कंटिन्यू रहेगा, जब तक हर एक सेक्शन एक कांस्टेंट टेम्परेचर अटेन नहीं कर लेता। कांस्टेंट बोला मैंने, कॉमन नहीं बोला, कांस्टेंट है बट सेम नहीं है। और उस स्टेट को बोलते हो स्टेडी स्टेट। क्या बोलते हो, स्टेडी स्टेट। जब तक हीट फ्लो हो रहा है उसको क्या बोलते हो, वेरिएबल स्टेट। क्या बोलते हो उसको, वेरिएबल स्टेट। और जब हर एक सेक्शन का टेम्परेचर क्या हो गया, कांस्टेंट, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, स्टेडी स्टेट। क्या बोलते हैं उसको हम लोग, स्टेडी स्टेट। अभी याद रखना ये। तो रिमेंबर दिस ट्रांसफर ऑफ हीट, this transfer of heat ideally, ये important word है ideally, ideally continues until both the ends reach the same temperature which will take infinite time, hence we say that the flow of heat continues until what, each section reaches a constant temperature, but not same temperature, क्लियर आता। और वो दो वर्ड याद रख लेना आप, जब तक हीट का ट्रांसफर कंटिन्यूसली चल रहा है उसको क्या बोलते हो, वेरिएबल स्टेट। और जब हीट का ट्रांसफर बंद होगा उसको क्या बोलते हो, स्टेडी स्टेट। वो आगे काम में आएगा। यहाँ तक पक्का पक्का क्लियर, श्योर श्योर। तो यहाँ तक का पिक्चर एकदम क्लियर होना चाहिए। यू शुड नो हाउ हीट इज बीइंग ट्रांसफर फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। तो कंडक्शन के केस में हीट का ट्रांसफर हो रहा है फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर थ्रू कोलिजन्स। यहाँ पे खुद मॉलिक्यूल या पार्टिकल गया क्या एनर्जी लेके, नो। सो हीट कंडक्शन इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम one point to another without actual movement of the particles। यहाँ पे अगर आप एक एंड को हीट करते हो तो the particles at that location start vibrating faster and with more amplitude, and since they are vibrating with more amplitude they undergo collision with the neighboring particles, transferring their energy in the process। Now the neighboring particles have more energy so they vibrate faster and with more amplitude, and वो अपने अगले मॉलिक्यूल के साथ कोलाइड होते हैं, and in this way energy is transferred from one point to another।
पक्का पक्का, गुड गुड। आइडियली स्पीकिंग हीट का फ्लो कब तक चलना चाहिए? जब तक ए और बी एंड दोनों सेम टेम्परेचर पे नहीं आ जाते, करेक्ट। लेकिन ऐसा कभी होने वाला नहीं है। फिर हम लोग बोलते हैं कि हीट का ट्रांसफर कब तक चलता रहेगा? जब तक हर एक सेक्शन रीचेज अ कांस्टेंट टेम्परेचर बट नॉट सेम टेम्परेचर। नाउ क्लियर? नाउ रिमेंबर जिस मटेरियल में हीट का ट्रांसफर इजीली होता है उसको बोलते हैं गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट। सो मटेरियल और सब्सटेंसेस which allow heat to pass through easily are known as good conductors of heat. Or for example, copper is a good conductor of heat, silver is a good conductor of heat, iron is a good conductor of heat, and the materials which do not allow heat to pass through are known as bad conductors of heat. पेपर हो गया, माइका हो गया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सारे क्या है? बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट। और नॉर्मली ऐसा देखा गया है, कैसा देखा गया है कि जो सब्सटेंस गुड कंडक्टर ऑफ हीट है वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी है। सो नॉर्मली सब्सटेंस विच इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट इज ऑल्सो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। फॉर एग्जाम्पल कॉपर, बेस्ट एग्जाम्पल, कॉपर इज द बेस्ट कंडक्टर दैट यू मे हैव फॉर करंट इलेक्ट्रिसिटी, फॉर बेसिकली करंट, इलेक्ट्रिक करंट। यहाँ तक क्लियर? गुड, पक्का पक्का। अगला टॉपिक क्या है देखो तो, थर्मल कंडक्टिविटी। वेरी गुड। नेक्स्ट टॉपिक इज थर्मल कंडक्टिविटी। तो हमारा अगला टॉपिक है थर्मल कंडक्टिविटी। इसमें मैं और एक टॉपिक ऐड करने वाला हूँ, वो ऑलरेडी उसमें है, सिर्फ टाइटल में लिखा नहीं है, थर्मल कंडक्टिविटी एंड टेम्परेचर ग्रेडियंट। तो हम लोग पहले तो हम समझ लेंगे व्हाट इज थर्मल कंडक्टिविटी। अबे थर्मल कंडक्टिविटी क्या होता है वो समझ लो। अगर आपको याद होगा सेमीकंडक्टर्स जब चैप्टर मैंने स्टार्ट किया था, याद है क्या? अगर वो याद नहीं है तो इलेक्ट्रिक करंट थ्रू कंडक्टर्स मैंने पढ़ा है, वो याद है क्या? वो भी याद नहीं है? याद है। तो जब हम लोगों ने सेमीकंडक्टर्स या फिर इलेक्ट्रिक करंट थ्रू कंडक्टर्स ये चैप्टर स्टार्ट किया था, तब मैंने आपको बताया था हाउ मेनी स्टेट्स ऑफ मैटर? 3। कौन से 3? सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। लिक्विड एंड गैसेस को साइड में रख दो, आप सॉलिड्स की बात करते हैं। मैंने आपको तभी बताया था कि आप सॉलिड्स को भी आप अलग अलग टाइप से कैटेगराइज कर सकते हो। यू कैन कैटेगराइज सॉलिड्स एज कंडक्टर्स, एज इंसुलेटर्स, बैड कंडक्टर्स एंड सेमीकंडक्टर्स। तब आपको मैंने ये बताया था कि सॉलिड्स को 3 टाइप में जब तुम क्लासीफाई करते हो, कंडक्टर्स, सेमीकंडक्टर्स एंड बैड कंडक्टर, तो उसको क्लासीफाई करने के लिए एक पैरामीटर यूज करते हो जिसको तुम बोलते हो कंडक्टिविटी। क्या बोलते हो? कंडक्टिविटी। जिस सब्सटेंस का कंडक्टिविटी का वैल्यू हाई हो और रेजिस्टिविटी का वैल्यू लो हो, वो क्या होता है? कंडक्टर होता है। जिस सब्सटेंस का कंडक्टिविटी का वैल्यू लो हो और रेजिस्टिविटी हाई हो तो वो क्या होता है? इंसुलेटर होता है। वेरी गुड। और जिस सब्सटेंस का कंडक्टिविटी या रेजिस्टिविटी का वैल्यू इन दोनों के बीच में हो वो कौन होता है? सेमीकंडक्टर। मतलब इन शॉर्ट कंडक्टिविटी का वैल्यू आपको क्या बताता है? whether the material is a conductor or semiconductor or insulator, bad conductor of electricity, right? तो कंडक्टिविटी, वो जो वर्ड तुम वहां यूज कर रहे थे वो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी था, वैसा ही एक पैरामीटर यहाँ पे आएगा, थर्मल कंडक्टिविटी। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या बताता है हमको? क्या बताता है? द एबिलिटी ऑफ अ मटेरियल टू कंडक्ट इलेक्ट्रिक करंट, है ना? A material with high electrical conductivity, a material with high electrical conductivity is a good conductor of किसका? current, right? Similarly, to measure the ability of a material to conduct heat, अब तक करंट की बात कर रहे थे, अब किसकी बात कर रहे हो? हीट is measured with a parameter called as thermal conductivity. तो thermal conductivity is the measure of the ability of a material to conduct heat through it. So remember, simple सी बात है, thermal conductivity is the measure of ability of a material, of ability
of a material to conduct heat through it. To conduct heat through it. पक्का पक्का. Thermal conductivity is the measure of ability of a material to conduct heat through it. तो एक बात बताओ, जैसे जिस सब्सटेंस का इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का वैल्यू हाई है तो उसका मतलब क्या था? इट इज अ गुड कंडक्टर, मतलब इट कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. वैसे थर्मल कंडक्टिविटी का वैल्यू हाई होने का मतलब क्या होगा? इट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट. सो द सब्सटेंसेस व्हिच आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट हैव हाई वैल्यू ऑफ thermal conductivity, and the substances which are bad conductors of heat have low value of thermal conductivity. Simple सी बात है. Substances with high value of thermal conductivity are good conductors of heat. Are good conductors of heat, and vice versa. Pakka pakka. Now before I go ahead to the next topic, which is basically of course temperature gradient, जो भी बातें गड़बड़ कर रहे हो मैं वापस क्लियर कर देता हूँ. एडमिशन कैंसिल कर लो. मैं नो टॉलरेंस मोड में हूँ. मेरे लाइफ का एक भी मिनट अभी बर्बाद करने के मैं मूड में नहीं हूँ. आई हैव बीन गिविंग इवन 4 years ऑफ माई लाइफ टू दिस सिटी. सिर्फ अच्छे बच्चे रहेंगे, जो गड़बड़ करेंगे वो नहीं रहेंगे इधर. मैं पहले ही क्लियर कर देता हूँ. नो टॉलरेंस मोड इज ऑन. आई हैव बीन सीइंग फ्रॉम लास्ट 3-4 years. अलग ही बातें चल रही है इधर. पढ़ना है तो पढ़ो, नहीं तो इतने पैसे से तुम लोग 20-25 हज़ार भर के फीस भर के आते हो यहाँ. हाउ मच डज वन मूवी कॉस्ट यू? पिक्चर देखने गए तो 100 रुपीज़ का टिकट, 100 रुपीज़ का स्नैक, 200 रुपये ना पर मूवी. बराबर? करेक्ट. व्हाट इज 20,000 by 200? व्हाट इज 20,000 by 200? अरे 20,000 को 200 से डिवाइड करके बताओ. 20,000 में 4 जीरो होते हैं, 200 में 2 होते हैं. बताओ 20,000 को 200 से डिवाइड करने के लिए बोल रहा हूँ मैं आपको. इज इट अ सो बिग डील? 100 मूवी का पैसा तुम भरते हो यहाँ पे. 100 मूवीज का पैसा भरते हो तुम क्लासेस में बैठने के लिए. तो मेरे को नहीं चलेगा. मैं पहले से बता था एकदम क्लियर. और तुमको अगर हेल्प चाहिए टू फाइंड आउट सम प्लेस वेयर यू कैन गो आराम से, टीचर भी लेट आए मस्ती करे तो बात पढ़ाए नहीं पढ़ाए तो एड्रेस और नंबर भी मैं दे देता हूँ. अल्टीमेटली आई वांट टू हेल्प यू आउट दिस वे और दैट वे. पढ़ोगे तो भी हेल्प करना है, नहीं पढ़ना मजा करना है तो भी मैं हेल्प कर दूंगा. तो अगला टॉपिक है टेम्परेचर ग्रेडियंट. अब ये टेम्परेचर ग्रेडियंट जो है ये तुमको मैंने पहले से ही बताया है. कब? चैप्टर नंबर 2. कौन सा था चैप्टर नंबर 2? वेक्टर्स. एक्चुअली मैथमेटिकल मेथड्स. उसके 2 पार्ट्स थे, स्केलर्स एंड वेक्टर्स, और दूसरा पार्ट था क्या था? कैलकुलस. कैलकुलस में 2 टाइप के कैलकुलस थे. एक था डिफरेंशियल कैलकुलस और एक था इंटीग्रल कैलकुलस. पक्का? गुड. जब तुमने डिफरेंशियल कैलकुलस स्टार्ट किया था, मतलब डेरिवेटिव्स, मैंने एक एग्जांपल दिया था आपको, और वो एग्जांपल अभी गर्मी के दिन में ज़्यादा रेलेवेंट भी होता है, क्योंकि इन समर्स व्हेन यू स्टैंड आउटसाइड टेम्परेचर इज लिटिल हाई. और आप जब घर के अंदर आते हो तो टेम्परेचर थोड़ा सा कम हो जाता है. इवन विदाउट फैंस और एसी इट इज लिटिल लेस. तो क्या चेंज हुआ? टेम्परेचर. क्यों चेंज हुआ? बिकॉज ऑफ पोजिशन. रिमेंबर हाउ इज टेम्परेचर चेंजिंग? इट इज चेंजिंग बिकॉज ऑफ पोजिशन. मैं एग्जाम्पल दे देता हूँ. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे टेम्परेचर T1 है, यहाँ पे टेम्परेचर T2 है, और दोनों में डिस्टेंस कितना है? x. राइट. इसी को मैथमेटिक्स की भाषा में कैसे लिखते हैं? इसको बोलते हैं dt, चेंज इन टेम्परेचर. क्यों चेंज हुआ टेम्परेचर? बिकॉज ऑफ dx, चेंज इन पोजीशन. इसको रीड करते हैं डेरिवेटिव ऑफ टेम्परेचर विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन, या फिर dt by dx. क्या बोलते हैं इसको? dt by dx. और ज़्यादा टेंशन लेने का काम नहीं है, सिंपल सी बात है. क्या चेंज हुआ? टेम्परेचर. क्यों चेंज हुआ? पोजीशन. तो टेम्परेचर को बोलते हो तुम डिपेंडेंट वेरिएबल. क्या बोलते हो?
डिपेंडेंट वेरिएबल, उसको क्या बोलते हो? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। क्या बोलते हो तुम? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। मतलब लिखते कैसे हो? टेम्परेचर इज अ फंक्शन ऑफ एक्स, राइट? और ये होता है डेरिवेटिव। किसका डेरिवेटिव है ये? टेम्परेचर का, विद रिस्पेक्ट टू क्या है? पोजीशन। अब एक एग्जांपल और लेता हूँ, फिर आता हूँ ग्रेडियंट में। लेकिन टेम्परेचर तो टाइम के साथ भी चेंज होता है ना, सुबह अलग, दोपहर में अलग, शाम में अलग, राइट? तो यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल कौन है? टेम्परेचर। इंडिपेंडेंट कौन है? टाइम। तो यहाँ पे टेम्परेचर किसका फंक्शन है? टाइम का, राइट? वैसा ही इसका मतलब क्या हुआ बताओ? वेयर v इज वेलोसिटी, क्या मतलब है इसका? वेलोसिटी इज चेंजिंग विद पोजीशन। तो ये टेम्परेचर का डेरिवेटिव है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये टेम्परेचर डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन, ये वेलोसिटी का डेरिवेटिव है विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन। मतलब यहाँ पे ऑब्जेक्ट का स्पीड चेंज हो रहा है विद पोजीशन। ये भी डेरिवेटिव है, वो भी डेरिवेटिव है, वो भी डेरिवेटिव है। डिफरेंस क्या है? डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स का। यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल कौन है? टेम्परेचर। इंडिपेंडेंट कौन है? टाइम। डिपेंडेंट कौन है? टेम्परेचर। इंडिपेंडेंट कौन है? पोजीशन। डिपेंडेंट कौन है? स्पीड। इंडिपेंडेंट कौन है? पोजीशन। अब जब भी डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन हो, मतलब इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन हो? पोजीशन। कौन हो? उसको बोलते हैं ग्रेडियंट। क्या बोलते हैं? ग्रेडियंट, राइट? तो whenever the derivative is taken with respect to position, that is called as gradient। क्या बोलते हैं उसको? क्या बोलते हैं? ग्रेडियंट। तो यहाँ पे किसका ग्रेडियंट है? टेम्परेचर का। ये किसका ग्रेडियंट है? वेलोसिटी का। पक्का? और ये तुमको 12th के दूसरे चैप्टर में आने वाला है, इसलिए अब भी बता दिया। अब थोड़ा सा इसको हम लोग मैथमेटिक्स से रियल लाइफ में लाते हैं। dt बाई डी एक्स का सिर्फ इतना मतलब है कि जब तुमने पोजीशन 1 मीटर से चेंज किया तो टेम्परेचर में कितना चेंज हुआ, डन। हाउ मच टेम्परेचर इज चेंजिंग बिकॉज ऑफ चेंज इन पोजीशन, दैट इज व्हाट इज टेम्परेचर ग्रेडियंट। यहाँ तक क्लियर? पक्का पक्का क्लियर? तो अब हम कंडक्शन के कॉन्टेक्स्ट में समझ लेंगे व्हाट इज टेम्परेचर ग्रेडियंट। तो उसके लिए फिर हमको एक बार और एक रॉड लेना पड़ेगा। तो टेक अ रॉड, imagine one end of the rod, let us say A end of the rod is at higher temperature T1 and another end of the rod is at lower temperature T2 and the distance between these two ends is x। बराबर? पक्का पक्का? तो ये कंडीशन याद रखना, T1 ग्रेटर देन T2। गुड। पहले तो ये बताओ हीट कहाँ से कहाँ फ्लो होगा? A to B, क्योंकि A is at higher temperature and B is at lower temperature। वेरी गुड। अब A is at higher temperature, B is at lower temperature, तो तुम जब A से B आओगे तो टेम्परेचर क्या हो रहा है? कम हो रहा है। इसको पता क्या बोलते हैं? फॉल ऑफ टेम्परेचर। क्या बोलते हैं? क्योंकि टेम्परेचर कम हो रहा है, और टेम्परेचर कम हो रहा है ड्यू टू पोजीशन, ड्यू टू पोजीशन। तो इसको बोलते हो फॉल ऑफ टेम्परेचर विथ पोजीशन या फिर विथ डिस्टेंस फ्रॉम 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 A is at higher temperature, from the end of higher temperature to the end at lower temperature is called as temperature gradient। So temperature gradient is defined as, it is defined as the fall of temperature with distance, fall of temperature with distance from the end at higher temperature to the end at lower temperature। गुड। समझा क्या यहाँ पे? तो बताओ हाउ विल यू डिफाइन? You have to stop coming from tomorrow, the one in the pink। yes। तो अभी मैंने बोला कैसे डिफाइन किया? इट इज डिफाइंड एज द फॉल ऑफ टेम्परेचर विथ डिस्टेंस, फॉल ऑफ टेम्परेचर विथ डिस्टेंस फ्रॉम द एंड एट हायर टेम्परेचर टू द एंड एट लोअर टेम्परेचर, करेक्ट?
तो फॉल ऑफ टेम्परेचर मतलब कौन, T1 माइनस T2, और डिस्टेंस कितना है x, और इसको क्या बोलते हो, टेम्परेचर ग्रेडियंट, और डिनोट कैसे करते हो अभी बताया था मैंने, dt बाय dx, दिस इज टेम्परेचर ग्रेडियंट, सिंपल है। दोनों एंड में टेम्परेचर का डिफरेंस कितना है वो देख लो, डिवाइड बाय क्या कर लो, डिस्टेंस x, राइट, तो दिस इज टेम्परेचर ग्रेडियंट। और अगर आपको इसका ऐसा यूनिट चाहिए होगा तो टेम्परेचर इज इन केल्विन एंड डिस्टेंस इज इन मीटर, तो केल्विन पर मीटर। और अगर एसआई में नहीं है, क्योंकि टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में भी हो सकता है, तो डिग्री सेल्सियस पर मीटर। गुड, पक्का पक्का, लेकिन डिफरेंस इन टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में या मीटर में या केल्विन में सेम ही होता है। तो वन लास्ट टाइम बिफोर आई गो अहेड टू द नेक्स्ट टॉपिक, पहले हमको देखना है व्हाट इज थर्मल कंडक्टिविटी। बहुत सिंपल है, व्हाट इज थर्मल कंडक्टिविटी, व्हाट इज थर्मल कंडक्टिविटी, it is a measure of the ability of a substance to conduct heat through it, पक्का पक्का। so a substance with high value of thermal conductivity मतलब गुड कंडक्टर, किसका गुड कंडक्टर, हीट का, और विथ लो वैल्यू थर्मल कंडक्टिविटी मतलब बैड कंडक्टर, किसका बैड कंडक्टर, हीट का, पक्का पक्का। व्हाट इज टेम्परेचर ग्रेडियंट, इट इज द फॉल ऑफ टेम्परेचर विथ डिस्टेंस फ्रॉम end at higher temperature to the end at lower temperature, और उसको डिनोट कैसे करते हो, dt by dx, और उसका फॉर्मूला क्या बन गया, T1 माइनस T2 by x, पक्का, गुड। ये सारे के सारे चीजें हमको आगे लगने वाले हैं, इसीलिए इतना डिटेल में बता रहा हूँ मैं। अब अगला टॉपिक है लॉ ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, है क्या ऐसा, लॉ ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, सभी सिंपल है, ध्यान दोगे तो इट इज टू सिंपल, इफ यू पे अटेंशन इट इज टू सिंपल, इफ यू डू नॉट पे अटेंशन इट इज टू डिफिकल्ट ऑल्सो। ओके, चलो यहाँ ध्यान दो, यहाँ पे ध्यान दो तो समझेगा, समझेगा, इफ यू पे अटेंशन हियर तो समझेगा, नहीं तो नहीं समझेगा। एक मिनट, ये मूव क्यों नहीं हो रहा है, मूव टू, नो, कैंसिल, जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट, हो गया हो गया, गुड गुड गुड, ओके फाइन। तो थोड़ा सा भी ध्यान दो, अब ये जो लॉ ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी हमको समझना है, उसके लिए पहले सबसे पहले मैं ले रहा हूँ एक क्यूब, क्या ले रहा हूँ मैं, क्यूब, तो आई विल ड्रॉ क्यूब हियर, अ क्यूब, तो वी हैव अ क्यूब, वी हैव अ क्यूब, हमारे पास एक क्यूब है, अब वो इमेजिन कर लेना कि हमारे पास एक क्यूब है, तो वी हैव अ क्यूब, और ये जो क्यूब है इसके जो फेसेस है, कोई भी दो अपोजिट फेसेस इमेजिन कर लेना, और वो जो दो अपोजिट फेसेस है दे आर लेट अस से मेंटेन्ड एट डिफरेंट टेम्परेचर्स। तो मान लो कि इसका टेम्परेचर T1 है, इस फेस का टेम्परेचर T2 है, और इन दोनों में डिस्टेंस x है, कितना है, x, पक्का, गुड। मुझे लॉ ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी क्या है वो समझना है, वो समझने के लिए मैंने एक क्यूब लिया, क्यूब के जो दो अपोजिट फेसेस है जिनमें डिस्टेंस कितना है, x, और एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, they are maintained at two different temperatures, higher temperature T1 and lower temperature T2, पक्का पक्का, गुड गुड। अब सबसे पहला क्वेश्चन, यू शुड नो कि टेम्परेचर T1 इज ग्रेटर देन T2, तो हीट कहाँ से कहाँ फ्लो होगा, हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर। लॉ ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी हमको ये बताता है कि हायर टेम्परेचर फेज से लोअर टेम्परेचर फेज तक कितना हीट फ्लो हुआ। सो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, में बाकी सब नहीं लिख रहा हूँ, नोट्स में दिया हुआ है, आपको क्लियरली दिया हुआ है, कंसिडर अ क्यूब with two opposite faces maintained at temperature T1 and T2 where T1 is greater than T2, वो नोट्स में ऑलरेडी है, तो आई विल नॉट वेस्ट माई एंड योर टाइम टू राइट डाउन थिंग्स हियर, इंपॉर्टेंट चीजें लिखेंगे। अब तुमने जैसे मुझे करेक्टली बताया कि हीट कहाँ से कहाँ फ्लो होगा, फ्रॉम T1 टू T2, तो कितना हीट फ्लो होगा वो कौन बताता है, लॉ ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। सो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, according to law of thermal conductivity,
the amount of heat q flowing amount of heat q flowing from one phase to another, from one phase to opposite बोलना बेटर है, to opposite phase is, चार चीजों पर डिपेंड करता है। और लॉजिकली सोचोगे तो तुमको याद ही रखना नहीं पड़ेगा। लॉजिकली सोचो, अगर मैंने इस क्यूब का फेस का साइज बड़ा कर दिया, राइट, तो हीट को ज्यादा एरिया मिल गया ना फ्लो होने के लिए, तो ज्यादा हीट फ्लो होगा, राइट। तो हीट फ्लो किस पर डिपेंड करेगा? एरिया पे। कैसे डिपेंड करेगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। कैसे? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। सो द अमाउंट ऑफ हीट क्यू फ्लोइंग फ्रॉम वन फेज टू अनदर फेज टू द अपोजिट फेज इज, नंबर वन, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया। नंबर टू, दोनों फेसेस में टेम्परेचर डिफरेंस जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा हीट फ्लो होगा। सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिफरेंस इन टेम्परेचर। सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिफरेंस इन टेम्परेचर। नंबर थ्री, इमेजिन अगर मैं हीट फ्लो 1 मिनट के लिए काउंट कर रहा हूँ और 5 मिनट के लिए काउंट कर रहा हूँ, तो किसके केस में ज्यादा होगा? 5 मिनट्स। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम फॉर विच द हीट फ्लोज। द टाइम फॉर विच द हीट फ्लोज। द टाइम फॉर विच द हीट फ्लोज। बट नंबर फोर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल to the distance between the two faces. To the distance between the two faces. करेक्ट। तो अमाउंट ऑफ हीट फ्लो 4 पैरामीटर पे डिपेंड करता है। पहला, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया। दूसरा, डिफरेंस इन टेम्परेचर। और तीसरा, टाइम फॉर विच द हीट फ्लोज। और चौथा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। ओके, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। बराबर। अब इसको याद रखने का, इट इज नॉट डिफिकल्ट टू रिमेम्बर, इट इज टू सिंपल। सिर्फ रियल लाइफ से कनेक्ट करो। अभी मैंने बोला थोड़ा सा लॉजिकली सोचो। हमारे, चलो रियल लाइफ एग्जांपल लेता हूँ मैं। सपोज देयर आर 2 डिफरेंट रोड्स, रास्ते, एक छोटा रास्ता, एक बड़ा रास्ता। तो व्हाट डू यू थिंक, ज्यादा ट्रैफिक कहाँ से फ्लो होगा? बड़ा रास्ता। सिंपल सी बात है। तो जितना एरिया बड़ा होगा उतना ज्यादा हीट फ्लो होगा। तो क्यू इज प्रोपोर्शनल टू एरिया। पक्का, राइट। और क्योंकि यहाँ पे हीट की बात हो रही है, तो जितना दो फेसेस में टेम्परेचर डिफरेंस ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा हीट फ्लो होगा। तो क्यू इज प्रोपोर्शनल टू T1 माइनस T2। नंबर थ्री, जितने ज्यादा टाइम के लिए मैं मेजर करूंगा उतना ज्यादा हीट फ्लो होगा। तो क्यू इज प्रोपोर्शनल टू T। फोर्थ भी तुमको मैं रियल लाइफ से समझा देता हूँ तो याद रहेगा। यू नो, नासिक इज वेरी नियर टू अस, बट दिल्ली इज वेरी फार अवे फ्रॉम अस। करेक्ट, कंपैरिजन वाइज। तो व्हाट डू यू थिंक, ज्यादा ट्रैफिक कहाँ फ्लो होता है, टू नासिक या टू दिल्ली? ऑफ कोर्स टू नासिक, क्योंकि इट इज नियर। हम भी सोचते हैं ना एक ही दिन का छुट्टी, चलो घूम के आते हैं ना, घूम के आते हैं आसपास, राइट। तो नेचुरली स्पीकिंग, हीट फ्लो हो, करंट फ्लो हो, या फिर लेट अस से ट्रैफिक का फ्लो हो, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। जितना डिस्टेंस कम उतना फ्लो ज्यादा, राइट। तो 4 पैरामीटर थे, तो चारों को कंबाइन कर देता हूं मैं। Q प्रोपोर्शनल टू A, Q प्रोपोर्शनल टू T1 माइनस T2, Q प्रोपोर्शनल टू टाइम एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू X। और जब तुम प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लिखते हो, क्योंकि ये साइन हटाओगे ना तो एक कांस्टेंट लिखोगे, इस कांस्टेंट को नाम दे देते हैं K। क्या नाम दे दिया? K। और ये जो K है, इट इज अ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी नोन एज, ये K कौन है? ये K कौन है? कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है। वेरी गुड। ये K कौन है?
कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है, इसका नाम भी है, नोन एज कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। कोएफिशिएंट ऑफ, क्या बोलते हैं इसको, कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। So this constant of proportionality K is known as coefficient of thermal conductivity. So amount of heat flowing between two opposite faces of a cube is directly proportional to area, directly proportional to difference in temperature, directly proportional to time for which the heat is flowing, and inversely proportional to distance. और जब तुमने प्रोपोर्शनल का साइन हटाया तो एक कांस्टेंट लिखा, और उस कांस्टेंट का नाम क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी K। तो ये K का इक्वेशन क्या बन जाएगा, QX अपॉन A T1 माइनस T2 इंटू T टाइम। पक्का पक्का, गुड गुड, श्योर श्योर। अब इसका ऐसा यूनिट देख लेते हैं, ऐसा यूनिट ऑफ K। Q मतलब जूल क्योंकि एनर्जी है, X मतलब डिस्टेंस मतलब कौन, मीटर, और एरिया मतलब कौन, मीटर स्क्वायर। मीटर और मीटर कैंसल, तो कैंसल हो गया तो इसको हटा देते हैं यहाँ से, बराबर, राइट। T1 माइनस T2 इज इन केल्विन या फिर इन डिग्री सेल्सियस, और टाइम इज इन सेकेंड, तो जूल पर मीटर पर केल्विन पर सेकेंड, जूल पर मीटर पर केल्विन पर सेकेंड। अब इसका सिर्फ देखना है हमको डायमेंशंस, और ये तुम्हारा CET का क्वेश्चन था, PYQ, फाइंड आउट द डायमेंशंस ऑफ K, डायमेंशंस ऑफ K थर्मल कंडक्टिविटी R। ये कौन है, एनर्जी, हीट है ना, हीट, व्हाट इज हीट, एनर्जी। व्हाट आर डायमेंशंस ऑफ एनर्जी, M1 L2 T माइनस 2। ये कौन है, डिस्टेंस L1। ये कौन है, एरिया, एरिया एरिया L2। ये कौन है, टेम्परेचर, लेकिन टेम्परेचर को T लिख नहीं सकता क्योंकि T किसके लिए लिखते हो, टाइम, तो यहाँ पे टेम्परेचर लिखेंगे थीटा, थीटा रेज टू 1। टेम्परेचर माइनस टेम्परेचर टेम्परेचर, तो थीटा रेज टू 1, और टाइम रेज टू भी 1। ये L2 और ये L2 हो गया कैंसल, तो क्या हो गया, M1 L1 T माइनस 3 और थीटा माइनस 1। तो ये हो गया डायमेंशंस ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। पक्का पक्का, यहाँ तक क्लियर, श्योर श्योर, गुड। अब थर्मल कंडक्टिविटी को डिफाइन करने के लिए, अभी तक डिफाइन कहाँ किया, अब तक तो सिर्फ तुमने क्या बोल दिया, इट इज अ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। अब डिफाइन करेंगे, अब डिफाइन कैसे करते हैं वो भी समझ लो। ये इक्वेशन उठाओ, K इक्वल टू क्या था, QX अपॉन क्या था, A T1 माइनस T2 इंटू क्या है, T। इसमें ना तुम X की वैल्यू कर लो 1 मीटर, A की वैल्यू कर लो 1 मीटर स्क्वायर, T1 माइनस T2 की वैल्यू मतलब डिफरेंस इन टेम्परेचर बिटवीन द टू फेसेस को कर लो 1 डिग्री सेल्सियस या फिर 1 केल्विन, क्योंकि डिफरेंस इन टेम्परेचर दोनों स्केल में सेम आता है, और टाइम फॉर विच द हीट इज फ्लोइंग को कर लो 1 सेकेंड। तो तुमको सिर्फ करना क्या है, तुमको सिर्फ इस इक्वेशन में Q को छोड़ के सारे वैल्यूज को क्या करना है, 1। मतलब बेसिकली तुम ये जो डिस्टेंस बिटवीन टू फेसेस है उसको क्या कर रहे हो, 1। तो दोनों फेस में डिस्टेंस कितना है, 1 मीटर। कितना है, कितना है, 1 मीटर। टेंशन मतलब है, सिंपल सिंपल चीजें है, ये सब सिंपल ही है, इट इज टू सिंपल। और मैं बताऊंगा कि ऐसा 1 1 1 1 क्यों किया, बताता हूँ मैं, पहले डेफिनेशन तो समझ लो। X की वैल्यू कितनी कर दी, 1, एरिया कितना कर दिया, 1 मीटर स्क्वायर, दोनों का टेम्परेचर डिफरेंस कितना कर दिया, 1 डिग्री सेल्सियस। मतलब अगर एक 27 डिग्री पे है तो दूसरा 26 डिग्री पे है, एक 100 डिग्री पे दूसरा 99 पे है, डिफरेंस टेम्परेचर कितना है, 1। कितना है, 1। और कितने टाइम के लिए तुम मेजर कर रहे हो हीट फ्लो, 1 सेकेंड। तो अगर मैंने सब कुछ 1 1 कर दिया, सब कुछ Q को छोड़ के 1 1 कर दिया, तो K इक्वल टू क्या आया, Q, क्या आया, Q। एंड व्हाट इज Q, अमाउंट ऑफ हीट फ्लोइंग, सही है। अब डिफाइन कैसे करते हो समझ लो। पहली बात तो मैंने सबको 1 1 1 1 क्यों किया है, लॉ ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, लॉ ऑफ थर्मल, सीधा बैठ जाओ। थोड़ा सा एक हाथ साल में मैं इसको मस्त एकदम बनाने वाला हूँ, ऑडिटोरियम जैसा एकदम थिएटर वाला फीलिंग। तब तक
तुम्हारा बैच चालू रहा तो उधर मस्त ऐसा बैठ जाना। वो कौन सा एक चेयर होता है, क्या बोलते हैं उसको, जैसा सो के मूवी देखते हैं तो, हाँ, रिक्लाइन में, हाँ, तो वो भी प्लान कर लेंगे हम लोग। तब तक थोड़ा सा लकड़ी के बेंच पे एडजस्ट कर लो। गुड। तो द थिंग इज, हमने Q की वैल्यू 1Q नहीं की, बाकी सब 1Q किया। व्हाट इज लॉ ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, व्हाट डज इट टेल यू? अमाउंट ऑफ हीट फ्लो, अमाउंट ऑफ, हाँ, तो बस उसको वन मत करना, क्योंकि अल्टीमेटली तुम डिफाइन ही कर रहे हो कितना हीट फ्लो हो रहा है इसके लिए। तो उसको ही वन कर दे तो मतलब ही क्या होता, तुम पहले बता दे रहे हो कि 1 जूल ऑफ हीट इज फ्लोइंग, तो वो छोड़ के बाकी सब वन कर सकते हो। अभी कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी इक्वल टू क्या आ गया, Q। एंड व्हाट इज Q? अमाउंट ऑफ हीट फ्लो। अब डिफाइन कैसे करते हैं फिर? कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी इज defined as the amount of heat flowing for how much time? 1 second, right? Between two opposite faces of cube having unit area, क्योंकि एरिया कितना था, 1 को क्या बोलते हो, यूनिट, and they are at a perpendicular distance of 1 meter, and the temperature difference between the two faces is 1 degree Celsius. So remember, coefficient of thermal conductivity is equal to amount of heat flowing for 1 second between two opposite faces of unit area of a cube having a temperature difference of 1 degree Celsius and at a perpendicular distance of 1 meter. हो गया डिफरेंस, पक्का? So coefficient of thermal conductivity is equal to amount of heat flowing for 1 second between two opposite faces of a cube having unit area, right? Temperature difference of 1 degree Celsius and at a perpendicular distance of 1 meter defined। पक्का पक्का? इसके आगे का देखते हैं कल।